Namaste, my name is Dimple Singh. I have secured All India Rank 12 in Engineering Service Exam 2021 in Electronics and Telecommunication stream. Through this platform, I would like to share some of my interview or exam strategy so that it may help you throughout your preparation also. So we are going to divide this session in 4 parts. First will be useful for prelims, second one will be for mains, third will be for interview guidance, and the last one is my result day. So we'll start first from prelims. To be frank, I have started my ESE preparation in college itself, but in 2018 because of underage I was not able to give my ESE exam. So after that 2018 onwards I am working in Department of Atomic Energy, and this is my second attempt. In first attempt because of 4 mark I was unable to clear the prelims examination, and in second one I have secured All India Rank 12. If we are talking about prelims preparation, so I would like to suggest all of you, like first thing, आप किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन पूरे दिन मत पढ़िए. आप कोई भी सब्जेक्ट हो उसको किसी भी दिन को एक डिवाइड कर दीजिए सम स्मॉल पार्ट्स में, जैसा मैं करती थी. पहले जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने बिगेस्ट मिस्टेक ये करी थी कि मैं पहले एक सब्जेक्ट को लेकर कंटिन्यू 4 डेज़ 5 डेज़ तक फिनिश करती थी, देन सेकंड सब्जेक्ट पे स्विच करती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि आप जब सेकंड या थर्ड सब्जेक्ट तक पहुंचते हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आप भूल जाते हो. तो इसके लिए क्या करना है, आप अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उतने सब्जेक्ट एक दिन में कर लीजिए. जैसे मैं तो वर्किंग थी तो मैं मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मैं मॉर्निंग 4 to 6 1 सब्जेक्ट करती थी, देन 6:30 ऑनवर्ड 6:30 to 8:30 तक जितना भी टाइम होता था सेकंड सब्जेक्ट, और थर्ड वन आफ्टर कमिंग टू ऑफिस लाइक 5:30 ऑनवर्ड्स और 6:30 ऑनवर्ड्स मैं थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी. और जो पोर्शन मॉर्निंग वाले सब्जेक्ट का बच जाता था उसको इवनिंग में कवर अप कर लेती थी. तो आप हर एक दिन का पर्टिकुलर टारगेट रखिए कि मेरे को ये वाला सब्जेक्ट इतने दिन में करना है, या फिर आज का टारगेट ये है. क्योंकि रिज़ल्ट हमें पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, लेकिन आप डेली अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं. आपने जो टारगेट डिसाइड किया है अगर आपने उसी दिन उसको फिनिश कर लिया, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं. एंड अगर दूसरी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. जैसे जो गेट सब्जेक्ट है उसके ऑलरेडी मेरे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड थे, तो जो नॉन गेट सब्जेक्ट थे बस उनके लिए मैंने अपने से सेल्फ स्टडी से रिवाइज़ करा. जो इलेक्ट्रिकल हो गया, मेज़रमेंट हो गया, उसकी जो नोट्स होते हैं वो मैंने ऑर्डर करे, फिर उसको अच्छे से पढ़ा. देन उसके एटलीस्ट 2 टाइम्स आप रिवाइज़ कर लीजिए पहले नोट्स को, ताकि आप समझें कि उसके अंदर हो क्या रहा है. उसके बाद में आप उसके भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए. देन शॉर्ट नोट्स को रेगुलरली रिवाइज़ करते रहना है. जैसे मैंने कहा एक दिन में 3 सब्जेक्ट, सो मॉर्निंग में मेज़रमेंट हो गया, देन इलेक्ट्रिकल हो गया, नाइट में जनरली नाइट में रीजनिंग एप्टीट्यूड में रखा करती थी, क्योंकि मेरी नाइट में एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी. दैट्स वाई ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जो है मैं नाइट में क्या करती थी. देन उसके बाद में एक दिन में चलो हो गया, अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए. देन उसके बाद में टेस्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं बोलूँ किसी भी एग्ज़ाम की, वो है टेस्ट सीरीज़. तो आप ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट यू विल फिनिश होल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू विल गिव द एग्ज़ाम. ऐसा कभी नहीं आता देन कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे अपनी प्रिपरेशन. हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ छूट रहा है, थोड़े दिन और पढ़ लेती हूँ, फिर टेस्ट देती हूँ, कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा. ऐसा नहीं है. आप पहले टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी फॉर्मूला को अगर आप मगअप करते हो तो वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में स्टेबल नहीं रह पाएगा. वही फॉर्मूला अगर आप किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो और आप मिस्टेक करते हो तो वो आपके माइंड में स्टेबल रह जाएगा परमानेंटली, क्योंकि आप जब भी वो फॉर्मूला लिखोगे आपको याद आएगा कि हाँ मैंने लास्ट टाइम आई हैव डिड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, सो नाउ यू वोंट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू टू डू. एंड टेस्ट सीरीज़ के बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है. लाइक अगर मान लो टेस्ट में आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है. धीरे धीरे प्रिपरेशन से आप जैसे जैसे प्रिपेयर करोगे आप में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा. एंड अगर अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है. बस हाँ वैसे रहना है कि बस हाँ मैंने अच्छा करा, मैं इससे और अच्छा करूँगी. और कंपटीशन कभी दूसरों से मत रखिए, कंपटीशन अपने आप से रखिए कि हाँ मेरा इस बार इतना मार्क्स आया, मेरे को अगली बार इस वाले से ज़्यादा लेकर आना है. तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कंटिन्यूसली आप अपनी ग्रोथ देखते जाएंगे कि हाँ मैं कंटिन्यूसली अच्छा कर रही हूँ करके. और प्रीलिम्स के लिए आप
मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप फॉर्मूला, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें आपको फॉर्मूला सारे आने चाहिए। गेट की तरह नहीं है कि इन डेप्थ पूछा जाता है, इसमें वाइड एरिया कवर अप होता है ईएस के अंदर में। तो आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। तो उसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा, माइंड में स्टेबल हो जाएगी वो चीज़ें, है ना। तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया और इवेल्युएशन हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। थर्ड वन है जीएस प्रिपरेशन। अब मेरा हमेशा से जीएस जो है वो वीक रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है कंपेयर टू टेक्निकल। सो उसके लिए मैं क्या किया करती थी, जो भी बुक्स अवेलेबल थी जीएस की, और मेन थोड़ा ये था कि स्ट्रेंथ कहा जाए तो मेरे स्टैटिक पोर्शन थे, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, एनर्जी एनवायरनमेंट का थोड़ा पोर्शन जो है वो भी स्टैटिक रहता है, आईसीटी हो गया, और अपन कह सकते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ्स हो गया। जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें तो आप अच्छे से कवर अप कर ही पाते हो, जैसे ड्राइंग हो गया, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। डायनेमिक लाइक करंट अफेयर था तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, जो 10 मिनट्स के, 5 मिनट्स के, जो डेली न्यूज़पेपर एनालाइज होता है, उसके बेसिस में करंट अफेयर में ऐसे प्रिपेयर कर लेती थी। और जो स्टैटिक पोर्शन था उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी या फिर प्रैक्टिस किया करती थी। बहुत सारी, आपको पता है, बहुत सारी कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जीएस के लिए मैंने ऐसे प्रिपरेशन करा। सो ये सब था रिगार्डिंग माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अब अगर बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो मेंस है वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मेरा मेंस ही एक स्ट्रेंथ था जिससे मैं इतना रैंक सिक्योर कर पाई हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। मेरा ऐसा था कि मेंस के लिए ऐसा मैंने कुछ अलग से, जैसे मैं बताती हूँ कि दिन को डिवाइड कर दिया समथिंग करके, उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है वो है टेस्ट सीरीज़। आपका टेस्ट सीरीज़ में बना शेड्यूल होता है हर संडे को। मैं तो जैसे वर्किंग थी तो मैं संडे को जब मॉर्निंग में टेस्ट दे दिया करती थी, नाइट में अपलोड कर दिया करती थी और नेक्स्ट डे हो जाता था ऐसा। तो आपको ऑलरेडी सब कुछ शेड्यूल प्रिपेयर्ड रहता है, आपको उसी अकॉर्डिंग एक वीक के अंदर टेस्ट के बेसिस पे 3-4 सब्जेक्ट जो है आपको प्रिपेयर करने रहते हैं। तो उसमें ऐसा था कि अब पता है कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट मेरे को प्रिपेयर करना है, एनी हाउ आई हैव टू गिव द टेस्ट। सो ये भी रहता है, एक प्रेशर भी रहता है कि नहीं टेस्ट में अच्छा करना है करके, तो सब्जेक्ट तो कुछ भी हो जाए प्रिपेयर करना ही करना है। तो मान लो एक दिन का टारगेट ख़त्म रह गया तो दूसरे दिन कवर अप करना ही पड़ता था उसको, ताकि टेस्ट सही से हो पाए करके। तो मेन है आप टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए, मेंस की तो स्पेशली, बिकॉज क्या होता है ना, मेंस जब आप लिखते हो ना तो उसमें वो प्रैक्टिस चाहिए होता है, और टेस्ट सीरीज से ही आपकी मेन प्रैक्टिस होती है कि आप कैसे लिखते हो आंसर को, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हो। और जब रिज़ल्ट आता है तब टॉपर्स के बुकलेट जो आंसर की है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिखते हो। हुआ ऐसा था कि मेरे को जब प्रीलिम्स के टाइम मैंने जो प्रिपरेशन करी थी तो मुझे इतना नहीं लगा था कि मैंने उतना अपना अच्छा दे पाया था प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो फिर मैंने एकदम से पहले सोचा कि क्या होगा, लेकिन मेरे कंटिन्यूस अगर कहा जाए, मेंटर मेरे भैया है, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि अभी ठीक है, अभी वेट कर रिज़ल्ट आने का, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ले करके। तो वही मैं बस ऑफिस से आती थी, देन उसके बाद में जो भी मेंस का जो मटेरियल मैंने ऑनलाइन मंगाया था या फिर मेरे पास कुछ भी वीडियोस अवेलेबल थे, उसके थ्रू मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली दिया। और जब फर्स्ट रिज़ल्ट आया टेस्ट सीरीज़ का, जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसका जब रिज़ल्ट आया तो मेरा AIR 3rd आया। तो मतलब उस दिन लगा कि हाँ ठीक है, जो कॉलेज में मेहनत करी थी या फिर जो अभी मेहनत करी है वो रंग ला रही है, कहीं ना कहीं तो मैं स्टैंड करती हूँ, मतलब कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कोई अच्छी रैंक आ जाएगी करके। तो मैंने फिर फर्स्ट टेस्ट से 3rd रैंक आया, फिर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, भैया को पता है, तो भैया बोल रहा है बहुत सही प्रिपरेशन चल रही है, तू करती जा करके। देन उसके बाद में बस टेस्ट सीरीज़ को मेन मेरा टारगेट था, इस टेस्ट को कैसे तैसे करके मेरे को अच्छे से देना है। देन वापस हर वीक में, पूरे जो एक वीक में 4 सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर करने होते थे, पुराने सब्जेक्ट जो फिर से रिवाइज होते थे उन्हीं को मैंने पढ़ा और टेस्ट को अच्छे से सीरियसली लिया। उसके बाद में मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स थे उसको एक साथ प्रिंट करवा लिया। होता है कुछ टॉपिक आप कितना भी करो कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो थ्रू वो जो टेस्ट से जो मैंने सीखा तो उन्हीं टॉपिक को उस आंसर शीट जो टेस्ट की थी उससे मैंने वेरीफाई करा, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, थोड़ा हाईलाइट करा, समझा, अच्छा ऐसे करना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखे और जो भी टॉपिक मेरे वीक थे उसको वहाँ जाके मैंने कवर अप करा।
तो मेन यही है कि इसके अंदर राइटिंग स्किल्स मैटर करती है, आप कितना लिखते हो, कैसे लिखते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर मान लो आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से अगर मान लो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कुछ क्वेश्चन आपने ऑलरेडी छोड़ दिए तो उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप वही स्पीड मेंटेन करके रखोगे और कुछ थोड़ा बहुत भी लिखते हो और 1-2 मार्क भी अगर आप उसमें ले आते हो तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट पे। तो आपको पेपर अच्छे से लिखना है, टेस्ट सीरीज सीरियसली लेना है और दिन में एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं पढ़ना है। आपको एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट करने हैं। उससे क्या होगा, जो स्विचिंग टाइम होगा, आप जैसे एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट में जब स्विच करते हो वो आपके माइंड को रिलीफ देगा और आपको बोर फील नहीं होगा कि मैं कब से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा करके। तो ऐसे आप अपने आप को मोटिवेट भी रख सकते हैं। और मेंस में बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपके अगर टेस्ट सीरीज़ में गंदे मार्क्स भी आते हैं या अच्छे मार्क्स भी आते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें करिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए कि ठीक है, इस बार सही नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं करके दिखाऊंगी करके। अब मेंस की बात करते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने कोरा पे जितने भी टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरव्यू वो सब पढ़े थे ईएससी के। उसके बाद में यूट्यूब पे जो भी टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल थे उनको पढ़ा, समझा, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेटेस्ट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, अबाउट 5G, नोवा टेक्नोलॉजी, ZigBee मॉड्यूल, RF टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करा। लाइक जीएस के लिए भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लाइक टेक्निकल में जो भी करंट में आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, 5G टेक्नोलॉजी हो गई, नोवा टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर कोई भी आप अगर वर्किंग है तो आपकी जॉब प्रोफाइल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसमें इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल हाई लेवल का कुछ पूछा जाता है, जस्ट बेसिक थिंग्स पूछा जाता है ना। तो वो आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंटरव्यू मटेरियल भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करती है, तो वो भी मैंने लिया था। उसके बेसिस पे मैंने वो बुक्स में से भी पढ़ा था कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में वही है, इंटरव्यू के लिए बस न्यूज़पेपर मोर देन इनफ है। जो भी करंट न्यूज़ रिसेंटली अवेलेबल है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि मोर डेप्थ में, क्योंकि वहाँ पे बस ये है कि अगर मान लो आपको पूछ लिया जाता है तो आप बता सको करके, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ, क्योंकि ये एएस का इंटरव्यू नहीं है, ईएस का है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है रिसेंट में। उसके बाद में मैंने टोटल 4 इंटरव्यू दिए थे, 3 मैंने ऑनलाइन दिए थे और 1 मैंने ऑफलाइन दिल्ली जाके दिया था। और इंटरव्यू के टाइम क्या होता है ना, आपको पहली बार पता चलता है कि आप बोलते कैसे हो, आपका खुद को आप इवेल्युएट कर पाते हो। जो टीचर्स होते हैं आपके सामने वो आपको बताते हैं कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है, आप कितना, जैसे मेरा था कि मैं बहुत फास्ट बोलती थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ऐसे बात करना है करके। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। आप अच्छे से आप एग्ज़ाम मॉक टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा। मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद में अगर बात की जाए कि मेन इंटरव्यू की, कि मेरा इंटरव्यू डे कैसा था, तो मेरा ऐसा था कि जस्ट दिसंबर में जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपना डेफ प्रिपेयर करा। हाँ, डेफ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंटरव्यू, बिकॉज डेफ में जो आप लिखते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा था, मैं भैया को दे देती या फिर मेरे फ्रेंड्स को दे देती, वो मैं पूछती थी उनसे आपको जो क्वेश्चन लगे, लाइक मैं किस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, मेरा हॉबी क्या है, मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करा है, और उसके बारे में भी मेरे को जानना था। जैसे मैं एनटीपीसी सेलेक्टेड थी, आईआईसी बेंगलोर सेलेक्टेड थी, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे उनके बारे में पढ़ना था। तो वो आप अच्छे से, डेफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए डेफ को, है ना। उससे बाहर मतलब मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 50% इंटरव्यू आपके डेफ के ही ऊपर डिपेंड करता है। और आप अपना इंटरव्यू देते टाइम आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपना वीडियो, देन उसको प्ले कीजिए, आपको दिखेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक्स जो है वो रेक्टिफाई हो सकती है। देन उसके बाद में अराउंड दिसंबर जब रिज़ल्ट आया और जब 25 दिसंबर अराउंड 7 जनवरी तक डेफ भरना था मेरे को, तो फिर मेरे को लगा ठीक है, मैंने डेफ वगैरह भर दिया था और ऐसा था कि जनवरी तक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू होने वाला है करके। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन अराउंड मिड ऑफ जन या 20 जन तक ऑलमोस्ट मुझे लगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है, हो रही है।
देन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा कोविड हो गया था, तो मुझे बस एक ही भगवान से एक ही प्रे कर रही थी कि कुछ भी हो जाए बस कोविड के बाद में मेरा डेट आए करके, मतलब उससे पहले उसके बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। तो वही हुआ फॉर्चुनेटली कि इंटरव्यू थोड़ा डिले हुआ और 8 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही थी अच्छी खासी, बट क्या हुआ 6 मार्च को मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। तो मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि क्या करना है, अब इतना बुखार में कैसे दे पाएगी लड़की, और मेरे को ऐसा था कि बस मेरे को कैसे भी करके यूपीएससी भवन पहुंचना है, मेरे इतने दिनों की जो मेहनत है उसको मेरे को गंवाना नहीं है, मेरे को बस इंटरव्यू देना है। अच्छा या गंदा उस टाइम दिमाग में नहीं था, बस ये था कि देना है, मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर उस कंडीशन में। तो क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कवर अप करके रखना है, मतलब हवा पास नहीं होनी चाहिए, ट्रैवल नहीं करना है, बट एनी हाउ आई हैव मैनेज्ड। 7 को मॉर्निंग में हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली, मम्मी पापा और मैं, हम तीनों गए थे। और फिर उसके बाद में 8 को आफ्टरनून में मेरा इंटरव्यू था। जाते ही उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, हैड योर लंच? सो आई सेड यस। देन the chairman was little bit surprised, like maximum people used to say that they don't, but मैंने बोला था yes, so I told them since my parents came, so they laughed, okay, they might have forced you to have it. I was like हाँ yes sir. Then the interview was smooth, मतलब उसके अंदर सारे क्वेश्चन मेरे टेक्निकल फील्ड से थे, जॉब प्रोफाइल से थे, और कह सकते हैं कि कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से थे। मेरे को वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह पूछा गया था, आरएफ मॉड्यूल के बारे में पूछा गया था, सिग्नल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आपको अच्छे से अगर नहीं आता तो आप आराम से कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे वहाँ पे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, तो इजीली आप दे सकते हैं। बट एट लास्ट क्या हुआ था, इन सब के बाद में चेयरमैन पर्सन ने मेरे को बोला कि हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू गिव योरसेल्फ आउट ऑफ 100। अब ये ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आप 90+ भी नहीं बोल सकते और 60 से कम भी नहीं बोल सकते, बिकॉज उससे आप अपने आप को जज कर रहे हो। अगर आप 60 से कम दे रहे हो तो मतलब आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, तो आगे वाले पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। और अगर आप 90+ बोलते हो तो उनको लगता है अरे ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो भी सही नहीं रहता। तो मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, देन आई हैव रिप्लाइड सर आई गिव माई बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऐसे करके। तो सब लोग हंसने लग गए एंड दिस इज़ हाउ माई इंटरव्यू वॉज ओवर। सो दैट डे वॉज ओके, मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे तो बहुत सही गया था। मुझे लगा था कि मैं शायद पता नहीं बुखार के कारण बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी, बट ओके, बिकॉज मुझे पता था मेरे पेरेंट्स बहुत सारी उम्मीद लेके बाहर बैठे हैं, और मैं जब अंदर गई तो मुझे लगा कि हाँ अब तो कुछ, अब आ गए हो, मेहनत करी है, तो बस यहाँ पे आपको दिखाना है करके, अब आप यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। और अब अगर बात करते हैं रिज़ल्ट डे की, जिसका सबको इंतज़ार रहता है, तो मेरे साथ ये था कि मैं उस दिन ऑफिस में थी और थोड़ा वर्कलोड के कारण मेरे को लेट स्टे करना था। अराउंड 7:45 तक मैं ऑफिस में ही थी, और भैया मेरे को कॉल करे जा रहे थे, बट मैं उठा नहीं पा रही थी क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है ऑफिस में। तो एनी हाउ उन्होंने कॉल करा वहाँ पे, और मुझे पता चला कि मेरा 12th रैंक आया है। और मैं इतना खुश थी और पता भी नहीं था कि कैसे मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस करूँ, बिकॉज आफ्टर 5 क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो चले जाते हैं, तो जनरली कोई होता नहीं है ऑफिस में। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह था एक, उसको बताया करके, और बस ये था कि जैसे जैसे फटाफट काम ख़त्म कर लूँ, फटाफट स्पीड बनाई और फिनिश करके घर जाने का था कि मेरे को घर जाना है, बस अब बात करना है सबसे। फिर जैसे ही मैं अराउंड 7:45 के अराउंड घर पहुंची, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह लोग हैं वो सब केक लेकर सब बाहर वेट कर रहे थे, घर के बाहर लॉक लगा हुआ था इसलिए। फिर मैं गई, और क्या होता है ना, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो आप थोड़ा कट आउट हो जाते हैं सोसाइटी से, इतना बात नहीं कर पाते, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरा भी ऐसा था, मैं ज़्यादा लोगों से बात करती नहीं थी उस टाइम में। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आया और जब वो केक कटिंग हो रहा था और इतने सारे लोगों को जब मैंने अपने सामने देखा, तो आई वॉज लिटिल बिट, मतलब ऐसा था लिटरली आई वॉज सरप्राइज्ड, है ना, कि क्या हो गया करके। मेरे को अंदर से ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि मेरा आया है, मेरा इतना रैंक आया है करके। मम्मी को तो जैसे पता चला वो मंदिर चले गए, जैसा होता है हमेशा। और उसके बाद में सब फैमिली से सब लोगों का कॉल्स आने लगे, मम्मी को, मेरे को भी फ़ोन्स आने लगे फ्रेंड्स वगैरह के। उस दिन ऐसा हुआ मेरी मम्मी से बात ही नहीं हो पाई, इतना वो बिजी थे, उतना उनके कॉल्स आ रहे थे, मेरे को कॉल्स आ रहे थे। फिर जो MLA है मनीषा पंवार करके जोधपुर की, उन्होंने भी पापा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, ऑफिस में भी पापा का सम्मान हुआ। जब ये सब चीज़ें मैंने देखी
तो लगा कि जो मैंने थोड़ी बहुत जो नाइट जो है वो सेक्रीफाइस करी है, थोड़ी बहुत जो अपनी मतलब टाइम पास नहीं करा है वीडियोस पे, या फिर जो मैंने टाइम यूटिलाइज़ करा है, थोड़ी बहुत मेहनत, इस इतनी बड़ी खुशी जो मैंने अपने पेरेंट्स के फेस पे देखी थी उस दिन, उसके आगे वो सब कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा सोच लीजिए कि मैंने ये प्रिपरेशन जो है स्टार्ट क्यों करी है। क्योंकि एक बार आप स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आप सोचिए मत कि होता है जनरली कि बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है आपके यहाँ पे, अब हमारे आसपास भी होती हैं। जैसे मेन है ईएस के अंदर वैकेंसीज़ कम है, उसके बाद में भी है कि प्रिपरेशन करे कि ना करे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक चीज़ सोच लीजिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बनना है, आपको आपका गोल डिसाइडेड है, जैसे मेरा था कि मेरे को आईएएस बनना है, तो मैं देखती थी अपने दोस्तों को मज़े कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी मेरे को भी बुरा लगता था कि ठीक है ना, अच्छी खासी जॉब है, कर लेते, क्यों इतना एफर्ट डालना। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया ना, तब मुझे लगा कि हाँ, जो मम्मी पापा की जो खुशी थी उसके आगे ये सब जो छोटी मोटी मैंने कुर्बानी दी वो कुछ भी नहीं है। तो आप हमेशा माइंड में एक चीज़ ये डिसाइड करके रखिए कि आपने जो सोचा है वो हमेशा करिए, गिव अप मत कीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। भले आपका कभी कभी होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी किसी का जल्दी हो जाता है, तो इससे आप डिमोटिवेट मत रहिए, हमेशा टारगेट फिक्स रखिए। क्योंकि अब जब मैं देखती हूँ ना, वो पेन जो मेरे को भैया ने 2019 में जब मैं स्टार्ट करी थी तब मेरे को दिया था, लिखा था डिम्पल सिंह आईएएस, और जब मैं अब उस पेन को देखती हूँ ना तो मुझे फील होता है कि भगवान है। मतलब जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो वही चीज़ हुई, जब उस पेन को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, मतलब कुछ तो था, इतना पॉजिटिव, मतलब इतना अट्रैक्शन था मेरा आईएएस के टूवर्ड्स कि एट लास्ट जब आप बन जाते हो ना, आपको भरोसा नहीं होता। हमेशा सिर्फ टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं, मैं भी देखा करती थी हमेशा कि हाँ, टॉपर्स ऐसे होते हैं भाई, वो अलग ही प्लैनेट से आए होते हैं, वो कुछ और ही करते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी करके हमेशा से मीडियोकर रहना। तो ऐसा लगता था कि कुछ तो है उनमें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बनते हो आपको भरोसा नहीं होता, मेरे को तो इनफैक्ट अभी भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जो पेरेंट्स की खुशी है वो सब हल्ला देखती हूँ ना, तब लगता है हाँ, कुछ तो बड़ा हुआ है। तो बस मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए। आप भली दुनिया से झूठ बोले, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। आपने डिसाइड करा टारगेट तो आप पूरा करिए, डेली का टारगेट फिक्स करिए और हमेशा उसको कंप्लीट कीजिए, डिसिप्लिन रहिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर any exam like ESE or GATE exam. Thank you so much for watching me in DKT platform.